ख्वाब एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। यहां देखिए दिया गया है, सपने अपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। मतलब अपने सपनों को सफल बनाने के लिए हमको बातों से नहीं रातों से लड़ना है। इसी क्रम में आज हम लोग सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और यकीन मानिए इस सेशन से बहुत अच्छी अच्छी जानकारियों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, निश्चित ही यह सेशन आपके लिए लाभकारी होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें ये पहला प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहा, बोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया जाएगा। विकल्प हमारे दिए गए, पहला रूस, दूसरा चीन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा भारत। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर ए सही होगा। रूस में बोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अब यहां रूस के साथ साथ भारत चीन, बेलारूस, साथ ही साथ मंगोलिया देश इस युद्धाभ्यास में भाग लेगा। अब युद्धाभ्यास से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है मित्रों, तो हाल फिलहाल में जो परीक्षाओं में युद्धाभ्यास से प्रश्न बने हैं या लगातार बनते आ रहे हैं, अगर उनको हम देख लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगर हम बात करें मित्रों, चीन के साथ कौन सा युद्धाभ्यास भारत करता है, तो हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास चीन भारत के साथ करता है। अगर हम बात कर लें यही काजिंद युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है, तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में काजिंद युद्धाभ्यास होता है। अगर हम बात कर लें यही खंजर युद्धाभ्यास की मित्रों, तो किर्गिस्तान और भारत के बीच में खंजर युद्धाभ्यास होता है। अगर हम यही बात कर लें मित्रों, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास, तो ये किन किन के बीच में होता है, सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बेक्स होता है। अगर हम बात करें धर्म गार्जियन और जाइमेक्स युद्धाभ्यास किनके बीच में होता है, तो जापान और भारत के बीच में धर्म गार्जियन साथ ही साथ जाइमेक्स युद्धाभ्यास होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत कौन सा युद्धाभ्यास करता है, तो मालाबार युद्धाभ्यास जो है ये क्वाड देशों के बीच में होता है, जिसमें क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल है मित्रों, याद कर लीजिए इसको। जैसे आपका जापान हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत, ये क्वाड देश हैं और इन देशों का जो युद्धाभ्यास होता है उसे मालाबार नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यही मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच में आयोजित किया जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आइए एक पिक्चर के माध्यम से हम देखें। यहां देखिए वीर सैनिकों का पिक्चर आपको दिखाया जाने की कोशिश की गई है। तो और दो याद रखिए आप, जैसे अगर हम बात कर लें मित्रों, MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हाल ही में किसके बीच में आयोजन किया गया, जापान फ्रांस और भारत के बीच में MPX युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। अगर हम बात कर ले ही मित्रों सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके बीच में आयोजित होता है, भारत और नेपाल के बीच में होता है। जबकि संप्रीति और बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है। ऐसे ही आप इसको रिकॉल करते रहिए। आइए अगले प्रश्न के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हर घर जल योजना का देश का पहला प्रमाणित राज्य केंद्र शासित राज्य कौन बना है। तो विकल्प जो दिए गए मित्रों, पहला गोवा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा केरल। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही है, गोवा जो है हर घर जल योजना के लिए पहला प्रमाणित राज्य के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ हर घर जल योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो जल शक्ति मंत्रालय की पहल है।
कब प्रारंभ किया गया था? जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन योजना कब प्रारंभ किया गया था? 2019 में प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब यहां देखिए, यह ध्यान रखना है कि ये पहला राज्य पूछा जा रहा है। तो मित्रों याद कर लीजिए, अभी हाल ही में हम लोगों ने पहला प्रमाणित जिला भी पढ़ा है। तो जिला कौन है? वो बुरहानपुर, बुरहानपुर है। और कहां का है? मध्य प्रदेश का है। अगर हम बात करें यही कि कौन सा, ये तो राज्य हो गया गोवा। अब केंद्र शासित प्रदेश भी इसी समय निर्धारित किया गया है, तो उसको भी ध्यान रखें, दमन, दमन और दीव, दमन और दीव। ये पहला केंद्र शासित प्रमाणित राज्य है हर घर जल योजना वाला। अब यहां 3 प्रश्न है और आपको बहुत बारीकी के साथ इसको देखना है। अगर प्रश्न में जिला पूछा जाए पहला प्रमाणित, तो वो क्या होगा मित्रों? बुरहानपुर होगा, मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, पहला पूछा जाए, तो दमन दीव होगा। अगर आपका राज्य पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यहां क्या होगा? गोवा होगा। आइए इसी क्रम में अगर हम कुछ और जानकारी देखें जो कि गोवा से संबंधित है। जैसे अगर हम बात करें कि गोवा किसका उपनिवेश था, तो पुर्तगाली, पुर्तगाली जो है इनका उपनिवेश था गोवा। ये कब राष्ट्रीय राज्य के रूप में घोषित किया गया था? 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर हम बात करें कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता भारत के किस राज्य में लागू है या कौन से एक राज्य में लागू है, तो यह गोवा में लागू है। और किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद आपको भूलना नहीं है मित्रों, अनुच्छेद 44 में लागू है। यहां से याद करने के लिए देखिए, समान नागरिक संहिता है तो वहां समान 2 डिजिट दी गई हैं। कौन? 4 आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये गोवा है। और मित्रों गोवा में एक जनजाति पाई जाती है, सिग्मो जनजाति। अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सिग्मो जनजाति के द्वारा होने वाला फेस्टिवल या त्योहार, मनाया जाने वाला त्योहार का क्या नाम है? तो सिग्मो महोत्सव है और ये गोवा में पाई जाती है। अगर हम बात कर ले यही अन्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का भी घोषणा किया गया। तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे आपका राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य रहा है। आइए इसी क्रम में और हम यहाँ एक प्रश्न और भी जान लें कि जल जीवन मिशन की शुरुआत जो हुई, तो इसके केंद्रीय मंत्री वर्तमान में कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय मंत्री हैं जल शक्ति मंत्रालय के। आइए मित्रों इसी क्रम में यहां देखिए, गोवा का एक सुंदर सा पिक्चर दिखाया गया है। ये इसलिए आपको दिखाया गया है क्योंकि आप जल्दी से सिलेक्शन लें और नौकरी पक्की करके गोवा घूमने जाएं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। यहां शब्द आप ध्यान देना है, कार्यात्मक जिला कौन सा है? तो पहला केरल, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा दिया गया उत्तर प्रदेश, चौथा दिया गया है बिहार। यहां जो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों, यह होगा मध्य प्रदेश। यहां प्रश्न में आपको ध्यान देना है, यहां जिला है तो जिले के रूप में यहां इसका मांडला जिला, मध्य प्रदेश का मांडला जिला जो है पहला भारत का कार्यात्मक साक्षर जिला के रूप में चिन्हित किया गया। अब कार्यात्मक क्या है? तो कार्यात्मक इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि वह व्यक्ति जो पढ़ सके, गिनती गिन सके, लिख सके और अपने जो नॉर्मल जो जीवन का आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई का माध्यम से कर सके, उसे क्या कहा गया? कार्यात्मक साक्षरता कहा गया। अब यहां पर अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का मांडला जिला जो है पहला कार्यात्मक साक्षरता वाला जिला चिन्हित किया गया है। अब यहां हम जाने कि ये शिक्षा जो है, शिक्षा पहले किस विषय की सूची थी? तो पहले ये संघ विषय की सूची थी, संघ विषय की सूची थी और वर्तमान में इसे किस विषय की सूची में किया गया है? किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का विषय है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है मित्रों कि ये सूची कहां से, संविधान में सूचियां कहां से ली गई हैं? तो सूचियां ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। अगर हम बात करें यहां पर भारत में साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है?
तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। अब यहां पर पुरुष और महिला दोनों ही केरल राज्य में सर्वाधिक हैं। अब यहीं पे अगर हम देख लें सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार है। यहां पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों ही क्या है? सबसे कम है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में, जैसे बात हो रही थी केरल की, तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में तैरता हुआ सोलर प्लांट की स्थापना की गई है केरल में, और वो कितने मेगावाट का किया गया है? तो ये 92 मेगावाट का जो तैरता हुआ सोलर प्लांट की संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें केरल से ही, तो सबसे पहला मंकी पॉक्स से मृत्यु भारत के किस राज्य में व्यक्ति को हुई है? तो केरल में हुआ है, और यह व्यक्ति कहां से आया हुआ था? यूएई से लौटा हुए व्यक्ति की पहली मृत्यु हुई है, और इसकी पुष्टि हुई है मंकी पॉक्स से मृत्यु। और इसी क्रम में अगर हम देख ले मित्रों उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा किस सरकार के द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। पंचामृत योजना किस सरकार की योजना है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, और यह किसानों की आय दोगुना से संबंधित है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए मध्य प्रदेश से आपको ध्यान रखना है कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर टाइगरों की संख्या भारत में सर्वाधिक 526 टाइगर भारत में सबसे अधिक कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। इसी क्रम में आइए अगला देख लें। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया गया? यहां देखिए पहला दिया गया 12 अगस्त, दूसरा दिया गया 14 अगस्त, तीसरा दिया गया 19 अगस्त और चौथा दिया गया है 10 अगस्त। यहां जो सही हमारा होगा मित्रों, यह सही होगा विकल्प नंबर सी, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, साथ ही साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस, दोनों दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अब यहां मानवतावादी से क्या आशा है? ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और उस सेवा के दौरान अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते और शहीद हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व फोटोग्राफी दिवस, तो यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। साथ ही साथ आपको याद रखना है एक AgI, इसको कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। यह कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा केमिकल जिम्मेदार है? तो सिल्वर आयोडाइड है, इसके द्वारा कृत्रिम वर्षा में इसका उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न और भी याद रखिए, AgNO3, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं मित्रों? सिल्वर नाइट्रेट। चुनाव के दौरान जो स्याही हाथों में लगाई जाती है वो कौन सा केमिकल होता है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है किस आपके चुनाव के दौरान लगाई जाने वाली स्याही को क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। अब यहां पर 12 अगस्त के बारे में अगर बात करें तो विश्व युवा दिवस, साथ ही साथ विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 14 अगस्त के बारे में, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में कब से मनाए जाने की घोषणा की गई? 2021 से मनाए जाने की घोषणा की गई, और यह कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। और 10 अगस्त के बारे में बात करें तो विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में 10 अगस्त को मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाए जाने की कोशिश की गई है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। इसी क्रम में आइए अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा दक्षिण कोरिया के 54 में 2022 का WSPS शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता?
अब यहां सबसे पहला आपका प्रश्न जो दिया गया है विकल्प राहुल जाखड़, दूसरा जेम्स विलियम, तीसरा नीरज चोपड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया के चैंगवान में किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये राहुल जाखड़ ने जीता, और ये पैरा खिलाड़ी हैं, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 25 मीटर शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इस खेल में अवनी लखेरा भी हैं, और इन्होंने 10 मीटर शूटिंग में इन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त किया, जबकि पूजा अग्रवाल ने कांस्य पदक प्राप्त किया। अब खेल से महत्वपूर्ण घटना है तो यहां से हाल ही फिलहाल के दिनों में जो महत्वपूर्ण खेल के आयोजन हुए हैं वहां से अगर प्रश्न देख ले तो एक विकल्प में देखें नीरज चोपड़ा जी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां किया गया था? यूएसए के यूजीन शहर में किया गया था। यहां पर भारत के लिए एकमात्र सिल्वर पदक विजेता कौन रहे? तो नीरज चोपड़ा रहे। आपको यहां याद रखना है कि स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ग्रेनाडा के एंडरसन पीटरसन ने जीता। अगर हम बात करें यहां पर ये पहले भारतीय सिल्वर पदक विजेता रहे, लेकिन पदक के रूप में पहले 2003 में कांस्य पदक अंजू बाबी जॉर्ज जी के लंबी कूद में प्राप्त किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहां पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान 33वां रहा। हाल ही में दोस्तों कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन किया गया था, तो इसमें भारत ने कितने पदक जीते? 61 पदक जीते, और पदक तालिका में किस स्थान पे रहे? चौथे स्थान पे रहे। पहले स्थान पे कौन रहा? तो यहां पर पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा, दूसरे स्थान पे आप इंग्लैंड रहा, तीसरे स्थान पे कनाडा, और चौथे स्थान पे आपका भारत रहा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं पर टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे और पदक तालिका में 48वें स्थान पे रहा। साथ ही साथ टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते और पदक तालिका में 24वें स्थान पे रहा। शीतकालीन ओलंपिक ने भारत में कोई पदक नहीं प्राप्त किया और यहां प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। यहां देखिए या पिक्चर के माध्यम से राहुल जाखड़ जी का पिक्चर दिखाया गया है और इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगला है हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने अगस्त 2022 में नाबार्ड के अध्यक्ष के लिए किसकी सिफारिश की? अब यहां पहला दिया गया अजय कुमार सूद, दूसरा विनय मोहन क्वात्रा, तीसरा मोहम्मद मुस्तफा, चौथा भानु प्रताप शर्मा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों ये सही होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। मोहम्मद मुस्तफा को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने अगले नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां बात हो रही है एक महत्वपूर्ण संस्था नाबार्ड की, तो नाबार्ड का गठन कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड का गठन किया गया था। किस समिति की सिफारिश पे? शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड का गठन किया गया था। एक योजना प्रारंभ की गई थी जीवा के द्वारा। जीवा योजना किसकी पहल है? तो नाबार्ड की पहल है। ये जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड के द्वारा जीवा योजना प्रारंभ किया गया। वर्तमान में नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं कौन है? गोविंद राजू चिंताला जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। अब यहां महत्वपूर्ण विकल्प और भी देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करें अजय कुमार सूद जी की, तो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद जी हैं। अगर हम बात करें विनय मोहन क्वात्रा जी के बारे में, तो भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? हर्षवर्धन श्रृंगला जी का। और भानु प्रताप शर्मा जी के बारे में बात करें तो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो भानु प्रताप शर्मा जी हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग यहाँ देखिए नाबार्ड का पिक्चर आपको दिखाया गया है, साथ ही साथ मोहम्मद मुस्तफा के पिक्चर को दिखाया गया है और आगामी दिनों में नाबार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है? तो मोहम्मद मुस्तफा की। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा एक ऑनलाइन मार्केट प्लस
एप्लीकेशन एक्वा बाजार, मित्रों इसको ध्यान रखना है, एक्वा बाजार लॉन्च किया गया। यहां देखिए पहला दिया गया अनुराग ठाकुर, दूसरा अमित शाह, तीसरा निर्मला सीतारमण, चौथा पुरुषोत्तम रूपाला। यहां जो सही विकल्प है हमारा ये विकल्प नंबर डी सही होगा, पुरुषोत्तम रूपाला। अब ये कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? तो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन जो मंत्री हैं वो कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी। इन्होंने एक्वा बाजार ये ऑनलाइन मार्केट एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मछली पालन से संबंधित तमाम सारी जानकारियों का एक स्थान पे सुनिश्चित कराना इस एप्लीकेशन का एक्वा बाजार का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है कि मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। मछली पालन जो है ये किस नाम से जाना जाता है? पीसी कल्चर के नाम से। अब यहां पर जल में सबसे बड़ा जीव, जल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन है? तो ब्लू व्हेल जो है या नीली व्हेल जो है ये जल में पाया जाने वाले सबसे बड़ी जीव है। अगर हम बात करें स्थल पर पाया जाने वाले सबसे बड़ा जीव तो वो हाथी है। अब यही अन्य विकल्पों के रूप में देख लें, अनुराग ठाकुर जी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो अनुराग ठाकुर जी कौन है? तो केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी हैं। अमित शाह जी के बारे में बात करें तो गृह मंत्री के साथ साथ आपको याद रखना है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जी के बारे में तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। अब यहां पर आपको एक प्रश्न याद रखना है कि भारत की राज्य व्यवस्था में या भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? तो आप कहिए नहीं, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। और किस अनुच्छेद में है? तो 112 अनुच्छेद में है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त आयोग जो है ये वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वर्णित है। और भारत के पहले वित्त आयोग के प्रमुख कौन थे? तो केसी नियोगी थे। और वर्तमान में कौन से हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं एन के सिंह जी हैं। इनका पूरा नाम नंद किशोर सिंह जी है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा एक्वा बाजार का उद्घाटन करते हुए दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम ब्लेडेड फर्स्ट, सेकंड ए और सेकंड बी दिया है? यहां पे देखिए पहला दिया कोरोना, दूसरा दिया गया मंकी पॉक्स, तीसरा लंपी, चौथा लेंगिया। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। यह प्रश्न जब भी परीक्षा होगी आप कहीं ना कहीं इन प्रश्नों से जरूर आपका मुलाकात होगा। इसमें देखिए पहला जो हमारा जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर बी सही होगा। मंकी पॉक्स को हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया था। अब एक बात यहां देखना है मित्रों कि ये जो मंकी पॉक्स है ये किस प्रकार की बीमारी है? ये आपको याद होगा जूनोटिक प्रकार की बीमारी है, मतलब जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी जो है ये मंकी पॉक्स है। साथ ही साथ ये मूल बीमारी कहां की है? ये नाइजीरिया की ये मूलतः बीमारी है। अगर हम बात करें इसके 2 वेरिएंट हैं और इसके दोनों वेरिएंट 2 जगह से हैं। पहला जो वेरिएंट है फर्स्ट ए जो है ये वेरिएंट जो है ये कांगो से संबंधित है और दूसरा जो है ये अफ्रीकी मूल का है। तो यह जो अफ्रीकी मूल का सेकंड ए और सेकंड बी को ही डब्ल्यूएचओ ने ब्लेडेड के रूप में वेरिएंट को ब्लेडेड के रूप में चिन्हित किया है। अब यहां एक महत्वपूर्ण संस्था की बात हो रही है, डब्ल्यूएचओ की,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है मित्रों? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा किस देश का शहर है? स्विट्जरलैंड का है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। अगर हम बात करें वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अदनानम जी जो हैं इसके प्रमुख हैं। अब यहां बीमारियों के रूप में अगर हम बात करें, कोरोना वायरस का जो वायरस है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो SARS CoV-02 ये कोरोना वायरस का सिम्टम है। साथ ही साथ अगर लंपी की बात करें, हाल ही में जानवरों में लंपी वायरस पाया गया, तो यहां लंपी वायरस के लिए लंपी प्रोवैग नामक दवा बनाया गया लंपी के लिए। साथ ही साथ लैंगिया के बारे में अगर बात करें, तो यह चूहों में फैलने वाली बीमारी है या चूहों से फैलने वाली बीमारी है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखिए, यहां सिम्टम दिखाया गया है। ये मंकी पॉक्स मतलब शरीर में चेचक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, दाने दिखाई देते हैं, बुखार होता है, साथ ही साथ शरीर में अत्यधिक दर्द। यहां देखिए एक पशु को दिखाया गया है और इसके स्किन पे जो ये दाग धब्बे दिख रहे हैं, यही लक्षण है किसका? लंपी बीमारी की ये है। साथ ही साथ यहां देखिए एक चूहे को दिखाया गया है और इसी में लैंगिया वायरस के सिम्टम पाए गए। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे किसे? लंदन में स्थित घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। मतलब यहां संबंधित प्रश्न है कि लंदन में किसके घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई? पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा दादा भाई नेहरू जी, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा राजा राम मोहन राय। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, यह दादा भाई नेहरू जी के जो लंदन में घर था उसी को ब्लू फ्लैग हेरिटेज सम्मान देने की घोषणा की गई। अब यहां से दादा भाई से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता था? तो दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। धन का निष्कासन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कितनी बार किया गया? तो 3 बार किया गया। पहला कब किया गया था? तो ये पहला जो अधिवेशन था 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। दूसरा जो अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के अध्यक्षता में किया गया था। दूसरे अधिवेशन, 9वें अधिवेशन और 22वें अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। और 22वें अधिवेशन के द्वारा ही स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था दादा भाई नेहरू जी के अधिवेशन की अध्यक्षता के दौरान। अगर हम बात करें यहीं पर ब्रिटिश ऑफ कॉमन हाउस के पहले सांसद के रूप में कौन से भारतीय चुने गए थे? तो दादा भाई नेहरू जी ने पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश कॉमन हाउस का चुनाव जीता था। अगर हम बात करें पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो ये दादा भाई नेहरू जी से संबंधित है। अब हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जी से भी संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखना है। पदांग कहां से संबंधित है? सिंगापुर से संबंधित है। और इससे सिंगापुर के द्वारा 75वां राष्ट्रीय स्मारक या 75वां राष्ट्रीय स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के रूप में किसे संबोधित किया था? तो रूडोल्फ हिटलर ने। अगर हम बात करें यहीं पर महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। जबकि महात्मा शब्द से किसने संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और यहां पर एक अंत विकल्प में देखिए राजा राम मोहन राय जी के बारे में दिया गया है। तो भारत के पुनर्जागरण के पिता, नवजागरण के पिता, आधुनिक भारत के पिता, अन्य नामों से किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था।
आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। साथ ही साथ एक प्रश्न याद रखना है, राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। आइए इसी क्रम में हम इस सेशन का लास्ट, देखिए दादा भाई नेहरूजी जी का पिक्चर दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पालन वो 1000 दिन का राष्ट्रीय अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है? मतलब पालन 1000 दिन किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है? पहला है जन्म से 1000, दूसरा है 6 से 12 वर्ष, तीसरा है 12 से 18 वर्ष, चौथा है 22 से 25 वर्ष। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, यह सही होगा विकल्प नंबर ए, जन्म से 1000 दिन जो है, यह पालन 1000 दिन का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब यही ध्यान रखना है कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। साथ ही साथ राज्य मंत्री के रूप में कौन है? भारती पवार, राज्य स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भारती पवार, और भारती पवार जी के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया, पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान। अब यहां पर एक जन्म के शुरुआती से 1000 दिनों में बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास पर ध्यान रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें मित्रों कम शब्दों में, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बाल मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब अगर हम बात करें कि 2014 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर, मतलब 1000 जीवित बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हो रही थी? तो 45 बच्चों की मृत्यु हो रही थी। साथ ही साथ 2019 की रिपोर्ट को देखें तो यहां पर यह रिपोर्ट घटकर 10 अंकों का सुधार आया, अब कितना हो गया है? 35 हो गया है। भारत में सर्वाधिक बाल मृत्यु दर किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में है। अगर बात करें सबसे कम कहां है, तो केरल राज्य में है। यहीं से आपको याद रखना है मातृत्व मृत्यु दर में सुधार आया है। तो ये पहले कितना था? पहले 113 था, जबकि अब 103 हो गया है। साथ ही साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR भारत का कितना था और उसमें कितने अंकों का सुधार हुआ है? तो पहले भारत का 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट था, अब इसमें थोड़ा सुधार होके इसका 2.0 इसका क्या हो गया है? भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट।